कहाँ तक पढ़े हैं? विंडो खोल दो उधर से यार, इतना गर्म करके रखो इसमें। विंडो खोल देना वो वाला, पीछे वाला। अरे खोल दो खिड़की। आवाज आ रही है ऑनलाइन वालों को? क्या था लास्ट टॉपिक? चलो एप्लीकेशन पढ़ रहे थे ना, नेक्स्ट लिखना। नेक्स्ट लिखो बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस को बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। लिखना रेशियो ऑफ change in pressure, ratio of change in pressure to fractional change in volume, change in pressure to fractional change in volume is defined as bulk modulus, कोई मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना चाहोगे, दैट इज बीटा इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ dp by dv by v। ये है तुम्हारा बल्क मॉडुलस। ऊपर वाला टर्म क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये रिप्रेजेंट करेगा चेंज इन प्रेशर, और ये नीचे वाला टर्म क्या है? dv by v लिखने का मतलब है फ्रैक्शनल चेंज। फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम। माइनस साइन बाहर क्यों आ रहा? देखो, जब प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम क्या होगा? डिक्रीज होगा। प्रेशर इंक्रीज करने का मतलब है डीपी पॉजिटिव आएगा। प्रेशर इंक्रीज करोगे तो डीपी क्या आएगा? पॉजिटिव। फाइनल प्रेशर माइनस इनिशियल प्रेशर, ये पॉजिटिव होगा। लेकिन जब तुम प्रेशर इंक्रीज कर रहे होगे ना, वॉल्यूम क्या होगा? डिक्रीज कर रहा होगा, तो इससे डीवी निकालोगे तो इट विल बी नेगेटिव। लेकिन बीटा एक पॉजिटिव टर्म है, तो ये नेगेटिव इंटू ये नेगेटिव मिलकर के क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। अगर इसका रिवर्स करते हो, अगर प्रेशर को डिक्रीज कर रहे हो तो प्रेशर डिक्रीज करोगे तो ये वाला टर्म नेगेटिव हो जाएगा। प्रेशर को क्या कर रहे हैं? डिक्रीज कर रहे हैं, तो डीपी नेगेटिव होगा। और वॉल्यूम, जब प्रेशर को डिक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा? इंक्रीज होगा, तो डीवी उसके चलते क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। तो इस केस में देखोगे ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। दूसरे वाले केस में ये पॉजिटिव और ये, तो कैसे भी डीपी और डीवी का रिलेशन देखते हैं तो वो नेगेटिव में आता है। उस नेगेटिव को कौन कंपनसेट करता है? ये माइनस साइन कंपनसेट करेगा। तो अलग अलग प्रोसेस के लिए अलग अलग बल्क मॉडुलस होता है। तो जैसे अगर तुम्हारे पास ये में लिख लो फॉर आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस अगर है तुम्हारे पास, आइसोबारिक प्रेशर मतलब P क्या हो गया?
कांस्टेंट। अगर पी कांस्टेंट तो डीपी जीरो, और डीपी जीरो होगा तो बीटा कितना हो जाएगा, जीरो। नेक्स्ट है तुम्हारे पास आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए क्या होगा, डी वी जीरो, वी कांस्टेंट है तो डीवी कितना हो जाएगा, और अगर डीवी जीरो हो गया तो डीवी वाला टर्म देखो नीचे आ रहा है, ठीक है, तो बीटा इस केस में कितना आ जाएगा, बीटा अनडिफाइंड, बीटा इंफिनिटी। नेक्स्ट कौन सा प्रोसेस बच रहा, आइसोथर्मल के लिए। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होगा, T कांस्टेंट, या फिर इसको दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हो, पीवी कांस्टेंट। पीवी अगर कांस्टेंट है तुम्हारे पास तो इसको डिफरेंशिएट करोगे, क्या मिलेगा तुम्हें, इसको डिफरेंशिएट करो। तो अगर इस टर्म को डिफरेंशिएट करोगे तो मिलेगा वी डीपी प्लस पी डीवी इज इक्वल टू जीरो। एक बार p को डिफरेंशिएट करेंगे v को कांस्टेंट रखेंगे, एक बार v को डिफरेंशिएट करेंगे तो p को कांस्टेंट रखेंगे, तो इतना आएगा। अब देखो हमें चाहिए क्या, हमें ये वाला टर्म चाहिए, क्योंकि यही क्या रिप्रेजेंट करेगा, बल्क मॉडुलस रिप्रेजेंट करेगा। तो उसमें कन्वर्ट कर सकते हो, इस v को dp के साथ रखोगे, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, p dv। इस वाले टर्म को अगर इधर लाते हो, सो माइनस ऑफ dp डिवाइडेड बाई dv बाई v कितने के बराबर आ गया, p के बराबर। बस अरेंज करें, इधर से ये dp को इधर ही रखें, वॉल्यूम को dv को इधर लाए हैं, और इस वॉल्यूम को नीचे ले जा करके डिवाइड कर दिए, क्योंकि ये ऊपर मल्टीप्लाइड है तो नीचे आ गया। बचा क्या तुम्हारे पास, p बचा। यानी किसी भी आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए जो बीटा की वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगा, बीटा का वैल्यू, ये पूरा टर्म बीटा रिप्रेजेंट करना ना, बीटा बराबर होगा किसके लिए, किसके बराबर, p के बराबर। आइसोथर्मल प्रोसेस में जो प्रेशर होता है वही क्या होता है, बल्क मॉडुलस होता है। और ये चीज हम यूज कर रहे थे जब हम साउंड का स्पीड निकाल रहे थे। न्यूटन ने यही बोला था कि आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, जो साउंड प्रोपागेट होता है वो आइसोथर्मल प्रोसेस से करता है। और साउंड की वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, v इज इक्वल टू बीटा बाई रो। इसलिए बीटा की जगह आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए क्या रख रहे थे, p रख रहे थे, जो कि गलत कंक्लूजन था, फिर बाद में इसको सही करा गया। तो वो समझ लेते हैं। d है तुम्हारा एडियाबेटिक प्रोसेस। प्रोसेस में क्या होगा, अगेन पीवी गामा क्या होता है, कांस्टेंट। पीवी गामा अगर कांस्टेंट है, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, v टू द पावर गामा dp प्लस गामा v टू द पावर गामा माइनस 1 dv इंटू p, किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर। अभी v को कांस्टेंट रखे हैं, dp को डिफरेंशिएट किए हैं, और इसमें क्या है, p को कांस्टेंट रखे और dv को डिफरेंशिएट किए हैं, तो v का पावर है, तो पावर वाला टर्म -1। अब यहां से सिंप्लीफाई करोगे, जो कॉमन है पहले उसको कॉमन कर लो। कौन सा टर्म कॉमन है, अगर यहां से या पहले सिंप्लीफाई कर लो इधर से कॉमन करोगे v टू द पावर गामा, तो क्या बचेगा, v dp प्लस गामा इंटू p dv, जीरो के बराबर। कॉमन क्या करें, इन दोनों टर्म में क्या कॉमन करें, ये वाला टर्म, ये कॉमन करोगे तो ये कॉमन करोगे तो यहाँ 1 बचेगा, लेकिन यहाँ पे कॉमन करोगे तो कितना बचेगा, भी बचेगा। फिर कॉमन करके उसको कैंसिल आउट कर दिया, क्योंकि जीरो के बराबर है इक्वेशन।
अब इसको बस अरेंज कर लो, अरेंज करके किस फॉर्म में लाना है, इस फॉर्म में लाना है। ये होगा माइनस पहले इसको एक और स्टेप लिख दो, डीपी बराबर होगा माइनस ऑफ गामा पी डीवी। अब हो जाएगा माइनस ऑफ डीपी डिवाइडेड बाई डीवी बाई वी गामा इंटू पी के बराबर। और यही तुम्हारा क्या होता है, बीटा होता है, बल्क मॉडुलस। सो इस पूरे टर्म को गामा इंटू पी। तो v का जो भी पावर होता है पीवी इक्वेशन में, v का जो भी पावर होगा दैट रिप्रेजेंट व्हाट, वो वही टर्म बाहर आके मल्टीप्लाई हो जाता है प्रेशर के साथ। प्रोसेस कोई वालो, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोथर्मल या एडियाबेटिक, कभी भी बीटा निकालने को पूछेगा तो हमारा काम क्या होता है, प्रोसेस इक्वेशन है पीवी इक्वल्स टू पीवी एन इक्वल्स टू कांस्टेंट, ऐसा कुछ होता है, या पीवी एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट, या एक्स वेरी करता है या एन वेरी करता है। प्रोसेस टू प्रोसेस एन क्या होगा, वेरी करेगा। तो एन कभी जीरो होता है, कभी इंफिनिटी होता है, तो वही टर्म बाहर क्या करना होता है, पी के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। पी के साथ मल्टीप्लाई करोगे आइसोबारिक के लिए मिल जाएगा। आइसोबारिक प्रोसेस में एन की वैल्यू कितनी होगी, जीरो। तो जीरो में पी से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, जीरो। आइसोकोरिक प्रोसेस में एन का इंफिनिटी, तो बीटा इंफिनिटी आया। आइसोथर्मल प्रोसेस में पी की एन की वैल्यू कितनी होती है, वन। तो वन इंटू पी करे तो क्या मिलेगा, पी। वैसे ही अगर एडियाबेटिक प्रोसेस है, एन की जगह क्या है तुम्हारा, इधर मल्टीप्लाई हुआ है। अगर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस रहता है तो क्या मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स मल्टीप्लाई करते। तो नेक्स्ट अगर कोई भी प्रोसेस है इन चारों को छोड़ करके, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज व्हाट, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में क्या करोगे, जो भी तुम्हारा डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, बीटा जो होगा एक्स इंटू पी के बराबर होगा, जहां एक्स क्या है तुम्हारा, पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स। नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट हेडिंग क्या है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ जितना उसका एप्लीकेशन था वो सब पढ़ चुके हैं। लिखना, सेकंड लॉ के दो स्टेटमेंट है, दो साइंटिस्ट ने अलग अलग तरीके से बताया, दोनों सेम ही चीज है। एक स्टेटमेंट बोलते हैं केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। केल्विन प्लैंक ने मिलके क्या बोला कि अगर हम हीट सप्लाई करते हैं, अभी फर्स्ट लॉ में क्या पढ़ा हमने, कि फर्स्ट लॉ में जो भी हीट तुम सप्लाई कर रहे हो किस में कन्वर्ट हो रहा है, हाँ मतलब अगर तुम्हारे पास साइक्लिक प्रोसेस है तो टोटल का टोटल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टोटल का हीट वर्क में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन केल्विन प्लैंक ने क्या बोला कि अगर ऐसा हो रहा होता तो कुछ लॉस ही नहीं होता, क्योंकि हीट जो है ना, हीट को रखते हैं लो ग्रेड एनर्जी में। हीट किस में रखते हैं, हीट आता है लो फॉर्म ऑफ एनर्जी में, और वर्क आता है किसमें, हाई ग्रेड में या हाई फॉर्म ऑफ एनर्जी में। हाई ग्रेड एनर्जी में आएगा तो कभी भी लो को जब हाई में कन्वर्ट करते हैं, जब हीट से हम क्या कन्वर्ट कर रहे हैं, वर्क
प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है कि सारा का सारा हीट किस में कन्वर्ट हो जाए, वर्क में कन्वर्ट हो जाए। तो जो फर्स्ट लॉ जो नहीं बता पा रहा था, फर्स्ट लॉ का ये सारा ड्रॉबैक है कि वो दो चीजें नहीं बताता, एक तो डायरेक्शन क्या होगा, हीट किधर से किधर फ्लो होगा, और नेक्स्ट वो नहीं, वो हीट कितना कितना परसेंट उसका वर्क में कन्वर्ट होगा या कितना हीट लॉस होगा, वो नहीं बता रहा था। ठीक है, जो कहां से पता चला हमें, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स में। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स में क्या बोला गया, लिखो, लिखना। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, हाँ केल्विन प्लैंक के स्टेटमेंट में, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इन अ साइक्लिक प्रोसेस, इन अ साइक्लिक प्रोसेस, यानी ये लॉ किस पे बेस्ड है, साइक्लिक प्रोसेस पे। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इन अ साइक्लिक प्रोसेस, नेट हीट, नेट हीट, net heat cannot be converted into, cannot be converted into mechanical work completely, cannot be converted into mechanical work completely। ठीक है, सारा का सारा जो हीट है वो मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, तुम कुछ हीट दोगे, सप्लाई करोगे हीट सिस्टम को, तो वो सिस्टम कुछ वर्क करेगा और कुछ पोर्शन जो होगा हीट का वो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। अब देखो साइक्लिक प्रोसेस है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना हो जाएगा, जीरो। तो जो भी कन्वर्जन है फर्स्ट लॉ से, वो बस तुम्हारे पास क्या बचा, नेट हीट इज इक्वल टू वर्क डन। लेकिन ऐसा होता नहीं है, कुछ ना कुछ हीट जो हम सप्लाई करते हैं उसका कुछ पोर्शन क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, रिजेक्ट करना पड़ता है जो भी सिस्टम को तुम हीट दे रहे हो उसको। ठीक है, तो ये कैल्विन प्लैंक ने बताया। नेक्स्ट एक और साइंटिस्ट ने, जिनका नाम था क्या, क्लॉसियस। तो नेक्स्ट लिखेंगे क्लॉसियस स्टेटमेंट, या इस केल्विन में नीचे एक और लाइन ऐड कर देंगे, फिर लिखना, लिखना दिस स्टेटमेंट इज यूज्ड फॉर, दिस स्टेटमेंट इज यूज्ड फॉर ऑपरेशन ऑफ हीट इंजन, दिस स्टेटमेंट इज यूज्ड फॉर ऑपरेशन ऑफ हीट इंजन। हीट इंजन, हीट इंजन। तो पहला जो स्टेटमेंट है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट से क्या बनेगा तुम्हारा, हीट इंजन का जो वर्किंग है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। और हीट इंजन होता क्या है, व्हाट इज हीट इंजन, एनी डिवाइस which use heat to perform work। हीट लेकर के वो क्या करेगा, वर्क परफॉर्म करेगा, यानी मैकेनिकल वर्क परफॉर्म करेगा। तो ऐसे डिवाइस को हम क्या बोलेंगे, हीट इंजन बोल। तो लिख सकते हो ब्रैकेट में हीट इंजन के सामने वो लिख सकते हो, डिवाइस विच यूज, डिवाइस विच यूज, डिवाइस विच यूज heat energy, heat energy to perform mechanical work, device which use heat energy to perform mechanical work। अब इसमें लिखेंगे क्लॉसियस स्टेटमेंट, इसमें लिखना according to this statement, according to this statement, according to this statement, heat energy, heat energy, heat energy cannot flow, cannot flow, according to this statement, heat energy cannot flow from from a lower temperature body, from a lower temperature body to higher temperature body, from a lower temperature body to
a higher temperature body without any external effort, without any external effort. अब इसमें क्या बोल रहा है कि अगर तुम हीट ट्रांसफर करना चाहते हो तो कभी भी हीट अपने आप कहां से कहां फ्लो नहीं होगा, लोअर से हायर कभी फ्लो नहीं होगा। लेकिन अगर तुम करवाना चाहते हो ऐसा, तुम क्या करना चाहते हो, हीट फ्लो करवाना चाहते हो लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल काम करना पड़ेगा, कुछ एक्सटर्नल इफोर्ट लगाना पड़ेगा। जैसे अगर वाटर का एलिवेशन इंक्रीज करना होता है तो हमें क्या जरूरत पड़ती है, पंप का जरूरत पड़ता है। ठीक है, पंप से क्या करते हैं, वाटर को पंप करके कहा ऊपर पहुंचाते हैं टंकी में। लेकिन एक बार अगर वाटर टंकी में पहुंच गया, उसका एलिवेशन बढ़ गया, तो अब उसके बाद किसी डिवाइस की जरूरत पड़ती है उसको नीचे लाने के लिए, नहीं पड़ती है। उसको बस टैप खोलोगे अपने आप पानी नीचे आ जाएगा। सेम तरीके से हीट का भी होता है, हीट कहां से कहां फ्लो नहीं करेगा, लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर पे फ्लो नहीं करेगा। लेकिन अगर तुम फ्लो करवाना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल इफोर्ट देना पड़ेगा। ठीक है, और इस बेसिस पे काम करता है, लिख लो, रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप, रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप, रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप work on this principle, रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप वर्क ऑन दिस प्रिंसिपल। अब रेफ्रिजरेटर का काम क्या होता है, रेफ्रिजरेटर का काम क्या होता है, या रेफ्रिजरेशन प्रोसेस जो भी है, रेफ्रिजरेटर का काम होता है कूलिंग प्रोड्यूस करना। ये क्या करेगा, जो भी तुम्हारा रूम है, अगर उसमें एसी लगा हुआ एयर कंडीशनर, वो ठंडा करेगा। ठीक है, या फिर जो रेफ्रिजरेटर है तुम्हारा, फ्रिज जो है, फ्रिज में अगर कोई सामान रखोगे तो क्या होगा, कूल होगा। ठीक है, तो रेफ्रिजरेटर अगेन किस पे काम करेगा, क्लॉसियस स्टेटमेंट पे, कि अगर तुम हीट करना, क्या होता है ना कि हीट को कंटिन्यूअसली इस रूम से बाहर निकालना होता है, यानी ठंडे जगह से हीट को कहाँ निकाल रहे हो, बाहर फेंक रहे हो, तो तुम्हें क्या करना पड़ता है, पावर सप्लाई देना पड़ता है। वैसे ही अगर हीट पंप देखोगे, हीट पंप का काम क्या होता है, हीट पंप का काम होता है हीटिंग का, रूम हीट करने का। दोनों काम किस पे करेंगे, क्लॉसियस स्टेटमेंट पे ही करेंगे। अब हीट पंप बेसिकली कहाँ यूज होता है, इंडिया में बहुत कम यूज होता है, ये जनरली यूज होता है जब ठंडा कंट्री में, क्योंकि उधर जो टेम्परेचर है लो रहता है, तो लोग क्या यूज करते हैं, हीट पंप यूज करते हैं, जिसके हेल्प से रूम को क्या कर सकते हो, गर्म रख सकते हो। तो अब इसका काम क्या है ना, कि ये बाहर का टेम्परेचर ठंडा है और रूम का टेम्परेचर क्या है, गर्म है, लेकिन फिर भी ये बाहर से हीट निकाल के कहा देगा, जो लोअर टेम्परेचर है बाहर का कंडीशन, उससे हीट निकाल करके रूम को सप्लाई करता है। तो अगेन ये प्रोसेस पॉसिबल है नहीं, कि रूम गर्म है, बाहर का जो टेम्परेचर है वो ठंडा है, फिर भी ये हीट कहां से आ रहा है, बाहर से अंदर सप्लाई कर रहा है। तो ऐसा करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ एक्सटर्नल एफोर्ट देना पड़ेगा। ठीक है ना, तो वो जो एक्सटर्नल एफोर्ट है, अगर वो गायब हो जाएगा तो हीट पंप नहीं काम करेगा, या फिर रेफ्रिजरेटर काम नहीं करेगा। तो ये दो स्टेटमेंट है सेकंड लॉ के। अब बारी बारी डिस्कस करेंगे कि हीट इंजन क्या है, रेफ्रिजरेटर क्या है, या फिर हीट पंप क्या है। और साइक्लिक प्रोसेस तो थोड़ा थोड़ा पढ़ ही लिए, उसको और थोड़ा रिकॉल करवा देते हैं। जैसे अगर तुम्हारे पास साइक्लिक प्रोसेस है, कोई भी साइक्लिक प्रोसेस अगर तुम्हारे पास होगा, तो इसका प्रॉपर्टी क्या क्या होता है, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट क्या होगा, इज सेम। और जब ऐसा होता है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना हो जाएगा, जीरो। ठीक है, थर्ड क्या, एरिया इनक्लोज बिटवीन साइकिल इज इक्वल टू वर्क डन ऑन पीवी ग्राफ
ग्राफ भी ध्यान देना, ग्राफ कैसा होना चाहिए, पीवी ग्राफ होना चाहिए। अगर पीवी ग्राफ होगा तो जो साइक्लिक प्रोसेस था, साइक्लिक प्रोसेस में जो भी एरिया इंक्लोज होगा किसके बीच में, साइकिल के बीच में, वो तुमको क्या दे देगा, वर्क डन देगा। इसका एक और भी होता है, वो याद नहीं रखना, बस मैं बता दे रहा हूँ कि एक और ग्राफ होता है जिसको टीएस ग्राफ बोलते हैं, टेम्परेचर वर्सेस, टीएस ग्राफ पढ़े हो केमिस्ट्री में, टेम्परेचर वर्सेस इंट्रोपी ग्राफ, नाम नहीं सुने हो कभी, चलो कोई नहीं, नहीं सुने हो ठीक है। इसमें करना क्या होता है कि टीएस ग्राफ में क्या होगा ना, जैसे पीवी ग्राफ है वैसे टीएस ग्राफ होता है। इस ग्राफ का इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर तुम्हारे पास साइक्लिक प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस में जो क्लोज ग्राफ आएगा ना, जैसे ये क्लोज एरिया जो आएगा, इट विल रिप्रेजेंट हीट। तो टीएस देखो, पीवी ग्राफ से क्या मिल रहा है, वर्क मिल रहा है, टीएस ग्राफ से क्या मिलेगा, हीट मिलेगा। इस ग्राफ के अंदर जो भी एरिया इनक्लोज होगा वो एरिया किसके बराबर होगा, हीट के बराबर होगा, जो हीट उस प्रोसेस में इन्वॉल्व हो रहा है। इसका थोड़ा सा यूज करेंगे, अगेन रटना नहीं है इसको क्योंकि फिजिक्स में यूज नहीं आएगा। अब डेरिवेशन के लिए जब थोड़ा सा बता रहे होंगे तो वहां पे जरूरत पड़ेगा, अगर डेरिवेशन समझाएंगे तो, नहीं तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देंगे तो इसकी जरूरत पड़ेगी भी नहीं। और कब पॉजिटिव होगा, इसमें दो कंडीशन होता है। अगर तुम्हारे पास एंटी क्लॉकवाइज ग्राफ है तो एंटी क्लॉकवाइज ग्राफ के लिए वर्क नेगेटिव होगा, और क्लॉकवाइज ग्राफ के लिए वर्क जो होगा तुम्हारा पॉजिटिव होगा। तो ये सारी चीजें पढ़ा चुके हैं, बस रिकॉल कर रहे हैं एक बार, क्योंकि अभी साइक्लिक प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट लिखेंगे हीट इंजन। हो गया, जल्दी लिखो। केमिस्ट्री को ज्यादा विजुअलाइज करके नहीं पढ़ रहे हो, इस पे भी पढ़ रहे हो। नहीं 3D, ये फिगर 3D है, लेकिन इस पे जो बना है वो तो 2D है ना, उसको क्या ही 3D। शुगर करो, वैसा हम नहीं पढ़ा रहे हैं। नहीं नहीं, है बहुत सारे वीडियोस देखोगे अवेलेबल होगे जो पूरा सेटअप ला करके पढ़ाते हैं। अच्छा, ऑर्डर कर भी दिए, सही है, एंजॉय करो तो केमिस्ट्री अच्छे से। अब तो मार्क्स आने चाहिए केमिस्ट्री में, फिजिक्स में ज्यादा मार्क्स की जरूरत नहीं है। फिजिक्स में ज्यादा मार्क्स लाओगे ना तो फिर तुम्हारे साथ धोखा हो जाएगा। ये फिजिक्स में ज्यादा मार्क्स लाने का मतलब है कि केमिस्ट्री और बायोलॉजी क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। और अगर वो डूब गया तो नीट क्या चला गया, नीट का जो रैंक है वो कहाँ चला जाएगा। हाँ, इसलिए फिजिक्स पे ज्यादा इमेजिनेशन मत लगाओ, बस जो बता रहे हैं वो क्या कर लो। तुम्हारे लिए है ना ही प्रोसेस रटने वाला, जब बायोलॉजी में अप्लाई कर रहे हो, केमिस्ट्री का मोस्ट ऑफ द पोर्शन फिजिकल छोड़ करके रटना ही अप्लाई कर रहे हो, तो फिजिक्स के लिए भी क्या कर लो, वही कर लो। हल्का फुल्का जो चीज समझना है वो समझ लो। हाँ लिखो, हीट इंजन में लिखो। हीट इंजन का डेफिनेशन तो लिखाई दी, क्या करेगा, हाँ हीट यूज करेगा और उससे वर्क परफॉर्म करेगा। ठीक है, कंडीशन क्या है कि पूरा का पूरा हीट यूज नहीं कर सकता। जो भी पूरा का पूरा हीट सप्लाई करोगे वो सारा हीट वर्क में कन्वर्ट होगा नहीं। क्यों नहीं कन्वर्ट होगा,
क्लॉसियस और प्लैंक ने मिलकर के दोनों ने एक साथ एक स्टेटमेंट दिया था, उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कि कोई ऐसा डिवाइस तुम नहीं बना सकते हो जो अगर हीट दे रहे हो तो पूरा का पूरा हीट को क्या कर दे, वर्क डन में कन्वर्ट कर दे, क्योंकि हीट कैसा फॉर्म है, लो ग्रेड एनर्जी है, और लो ग्रेड एनर्जी को हाई ग्रेड एनर्जी में टोटल कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे होता क्या है कि हीट इंजन में एक सिस्टम होगा, और उसी सिस्टम को क्या बोलते हैं, हीट इंजन बोलते हैं। अब ये जो सिस्टम है ना, जो तुम्हारा हीट इंजन है, ये बेसिकली काम करेगा दो टेम्परेचर के बीच में। एक टेम्परेचर को बोलते हैं सोर्स, और इस सोर्स का कुछ टेम्परेचर होगा, लेट इट बी T1, और एक टेम्परेचर होगा जिसको बोलते हैं सिंक, और इसका टेम्परेचर होगा T2। अब इसमें होगा क्या, ये जो सिस्टम है, या जो तुम्हारा हीट इंजन है, ये इस टेम्परेचर से, जो सोर्स टेम्परेचर है, वहां से हीट को क्या करेगा, एक्सट्रैक्ट करेगा। क्या कर रहा है, हीट को एक्सट्रैक्ट करा, फिर वर्क परफॉर्म करा, कुछ वर्क परफॉर्म करा तुम्हारा। ये जो सिस्टम है, हीट इंजन है, क्या कर रहा है, देखो, हीट लिया है कहां से, सोर्स से। सोर्स का टेम्परेचर कितना है, T1 है। तो यहां से हीट लिया है, वो फ्लो होकर कहा आया, सिस्टम में आया, मतलब हीट इंजन में आया। ये जो हीट इंजन है वो वर्क परफॉर्म किया, दैट इज W नेट। और वर्क परफॉर्म करने के बाद कुछ जो हीट है वो क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, और कुछ हीट जो रिजेक्ट करा है वो किसके पास गया, सिंक के पास गया। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है कि टेम्परेचर T1 जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, T2 से ज्यादा होना चाहिए। T1 इज ग्रेटर देन T2, तभी हीट कहां से कहां फ्लो होगा, सोर्स से सिंक की तरफ फ्लो होगा। नहीं तो फिर तुम्हें उल्टा काम करना पड़ेगा, तब तुम्हें वर्क नेट आउटपुट नहीं मिलेगा। ठीक है, जब जब भी हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में फ्लो होगा, बीच में क्या लगा करके रखेंगे, हीट इंजन लगा करके रखेंगे। तो जो हीट फ्लो हो रहा होगा ना, उसका कुछ पोर्शन यूज करके वो क्या कर देगा, वर्क परफॉर्म कर देगा। तो ये तुम्हारा क्या है, हीट इंजन है। इसके कितने कंपोनेंट है, तीन कंपोनेंट। तीन कंपोनेंट में पहला क्या है, सोर्स। सोर्स का काम क्या होता है, हीट सप्लाई करना। ठीक है ना, हीट सप्लाई किसको कर रही है, हीट इंजन को। इस हीट को यूज करके वर्क डन हो रहा है, लेकिन पूरा का पूरा यूज नहीं हो रहा है, तो कुछ पोर्शन क्या करना पड़ेगा, रिजेक्ट करना पड़ेगा। अब वो रिजेक्ट करोगे कहा, अब इसको तो कर नहीं सकते हो, क्योंकि इसका टेम्परेचर क्या है, ज्यादा। अभी उल्टा इसी को देंगे नहीं, तो कहीं और डंप करना पड़ेगा। तो जहां डंप करते हैं उसका टेम्परेचर कितना है, T2 है, और उसको बोलते क्या है, सिंक बोलते हैं। तो ये डायग्राम ड्रॉ कर लो, सिंपल सा डायग्राम है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। सर वो सोर्स के बाद क्यू पे क्या लिखा है आपने सर? क्यू इन, इन IN, इन रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो सिस्टम को हीट जा रहा है। उसको कभी कभी हीट सप्लाइड भी लिख देते हैं। इस टर्म को क्या लिख सकते हैं, हीट सप्लाइड भी लिख सकते हैं। नीचे वाले टर्म को हीट रिलीज भी लिख सकते हैं, क्यू रिलीज भी लिख सकते हो। हो गया। अब अगर इसमें एनर्जी बैलेंस करोगे, एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल लगाओगे तो क्या होगा, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तुम्हें क्या मिलेगा, क्यू इन, ये कन्वर्ट किस में हो रहा है, W नेट में प्लस क्यू आउट में। यानी जो तुम्हारा W नेट है वो कैसे मिलेगा, क्यू इन माइनस क्यू आउट, जो तुमने सप्लाई करा माइनस जो रिलीज हो गया। ठीक है, ये सप्लाइड है, सप्लाइड हीट, दिस इज योर रिलीज हीट। हीट इंजन को सप्लाई कितना हुआ, उसने कितना यूज करा, कुछ पोर्शन रिमूव हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा।
अब यहाँ पे देख रहे हो कि क्यू इनक्लोज जो है, सॉरी क्यू इनपुट जो है या इनपुट हीट डब्ल्यू नेट के बराबर है नहीं, ठीक है ना। जो भी इनपुट हीट है वो डब्ल्यू नेट के बराबर नहीं है, उससे क्या है, ज्यादा है। तो ऐसे केसेस में हमें जरूरत पड़ती है एक टर्म एफिशिएंसी का। किसका जरूरत पड़ेगा, एफिशिएंसी का, कि तुमने कितना दिया उसको और उसने कितना काम करा। हीट इंजन को कितना तुमने दिया था, दिया कितना, क्यू इन, काम कितना हुआ, डब्ल्यू नेट। क्योंकि अब इसका यूज तुम नहीं कर सकते हो, इसका यूज क्या हुआ, ये बाहर क्या करेगा, लॉस हो जाएगा। तो एफिशिएंसी क्या होता है, एफिशिएंसी का डेफिनेशन क्या होता है, लिख लो एफिशिएंसी का डेफिनेशन लिख लो, रेशियो ऑफ रेशियो ऑफ रेशियो ऑफ रेशियो ऑफ work done, ratio of work done to heat input, ratio of work done to heat input, ratio of work done to heat input is defined as efficiency of a heat engine, efficiency of a heat engine, efficiency of a heat engine, that is, ये क्या होगा, W net divided by Q in। ये फ्रैक्शन में आएगा, अगर इसमें 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें, तब तुम्हें परसेंटेज मिलेगा, ठीक है ना। अभी इसको करोगे, एफिशिएंसी क्या होता है, फ्रैक्शन में आएगा अगर इतना करोगे। अगर एफिशिएंसी परसेंटेज निकालना है तुम्हें, तो परसेंटेज के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 100 से इस साइड मल्टीप्लाई करोगे, तब ये किस में कन्वर्ट होगा, परसेंटेज में कन्वर्ट होगा। तो ये एफिशिएंसी का फॉर्मूला जो किसी भी हीट इंजन के लिए यूज हो जाएगा। कोई भी अगर हीट इंजन दिया हुआ है तो तुम्हें क्या क्या ढूंढना है, तुम्हें वर्क नेट निकालना है। वर्क नेट का फॉर्मूला किधर है, ये है। और कितना हीट इनपुट दिया है तुम्हें वो पता करना है, क्यू इन। इसका रेशियो निकालो, 100 से मल्टीप्लाई करो, एफिशिएंसी का परसेंटेज मिल जाएगा कि कितना परसेंट तुमने यूज करा। और ये कभी भी 100% नहीं होगा। अगर 100% हो जाएगा तो क्या वायलेट हो जाएगा, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो प्लैंक ने बताया था, प्लैंक केल्विन ने मिलके बताया था, वो क्या हो जाएगा, वायलेट हो जाएगा। तो ऐसा कभी हो नहीं सकता है कि 100% ये आ जाए। अब तुम्हारे सिलेबस में एक बहुत ही सिंपल सा हीट इंजन है जिसको बोलते हैं कार्नोट इंजन। क्या बोलते हैं, कार्नोट इंजन। और कार्नोट इंजन काम करता है कार्नोट साइकिल पे। अब कार्नोट का इंजन है तो साइकिल भी किसका होगा, कार्नोट का ही। तो नेक्स्ट हेडिंग है क्या तुम्हारा, कार्नोट इंजन। कार्नोट इंजन तुम्हारा बेसिकली है क्या, हीट इंजन है। अब इसका कुछ कुछ प्रॉपर्टी लिख लो। कार्नोट इंजन के नीचे लिखना पॉइंट 1, it is an ideal or hypothetical engine, reversible engine, hypothetical reversible engine which works on Carnot cycle, reversible क्या, इंजन, हाँ, रिवर्सिबल इंजन विच वर्क्स ऑन कार्नोट साइकिल पे काम करेगा ये। अब रिवर्सिबल देखो, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस तो पढ़ी हो, ठीक है। मतलब अगर रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल इंजन हो सकता है और इरिवर्सिबल इंजन भी हो सकता है। तो कार्नोट जो है सबसे पहला वो आइडियल है। एक वो आइडियल कहने का मतलब वो रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता है, हाइपोथेटिकल है, रियल लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। कार्नोट ने अपना बस
इंजन बनाया, बोला कि ऐसा ऐसा कुछ हो रहा होगा, लेकिन बाद में पता चला कि वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, क्योंकि रियल लाइफ में उसको बना पाना इम्पॉसिबल है। ठीक है। और कार्नोट का साइकिल का जो इफिशियंसी होता है बहुत ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा इफिशियंसी किसका होगा? कार्नोट साइकिल का। क्यों? क्योंकि एक तो ये आइडियल है, हाइपोथेटिकल है, और क्या 100 के बराबर होगा? 100 के बराबर नहीं हो सकता है, क्योंकि 100 के बराबर हो जाएगा तो फिर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या हो जाएगा? वायलेट हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं। अब कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी सबसे ज्यादा है, लेकिन फिर भी वो 100 रीच नहीं कर सकता, 100 से कम ही है। ठीक है ना? तो नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 2 लिखना, हीट एडिशन एंड हीट रिजेक्शन, heat addition and heat rejection takes place, heat addition and heat rejection takes place at constant temperature, at constant temperature। यानी जो भी हीट तुम दे रहे हो सिस्टम को, या सिस्टम से जो हीट ले रहे हो, वो कौन से प्रोसेस पे होगा? कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस पे होगा। ठीक है, मतलब जो भी टेम्परेचर होगा सिस्टम का, सराउंडिंग का, वो क्या रहेगा? सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है कांस्टेंट रहेगा, भले तुम उससे हीट लो या हीट उसको यहाँ पे हीट इसको सप्लाई करो। ठीक है, यानी सोर्स और सिंक जो हमने लिया था उसका टेम्परेचर हीट निकालने के चलते और हीट रिलीज करने के चलते चेंज नहीं होगा। T1 T1 ही रहेगा और T2 T2 ही रहेगा हमेशा। नेक्स्ट लिखेंगे, पॉइंट नंबर 3 लिखना, वर्क इज डन at adiabatic process, work is done at adiabatic process, the work done by the system is adiabatic process। जो भी सिस्टम वर्क करेगा या जो भी तुम्हारा हीट इंजन है, वो जो वर्क करेगा वो कौन से प्रोसेस पे होगा? एडियाबेटिक प्रोसेस यूज करेंगे। यानी जब हीट सप्लाई कर रहे होगे तो क्या करेंगे? हीट सप्लाई जब करते हैं तो आइसोथर्मल प्रोसेस रखते हैं। ठीक है, और जब वर्क आउटपुट लेते हैं या वर्क इनपुट देते हैं, वर्क दे भी सकते हो और वर्क ले भी सकते हैं इस सिस्टम से। अब ये होना चाहिए कि वर्क नेट जो होना चाहिए, इट मस्ट बी ग्रेटर देन 0। अगर हीट दे रहे हो इंजन, सॉरी वर्क कर रहे हो इंजन पे और साथ ही साथ वहां से वर्क आउटपुट भी आ रहा है, तो उसको हीट इंजन कब बोलेंगे? जब W विल बी ग्रेटर देन 0। अगर 0 से ज्यादा होगा तभी उसको क्या बोलेंगे? इंजन बोलेंगे। ऐसा नहीं है कि एक इंजन बनाया हमने, इधर से वर्क दे रहे हैं और इधर से वर्क आउटपुट मिल रहा है तुमको। समझ लो, एक छोटा सा चीज है ये। तो जो वर्क नेट होगा वो कितना होगा? अब ये जो टर्म है, सिस्टम को अगर वर्क देते हो तो उसको क्या रखते हो, पॉजिटिव या नेगेटिव? सिस्टम को वर्क देते हो, सिस्टम पे वर्क करने का मतलब वो सिस्टम पे वर्क करोगे ये नेगेटिव होगा। हाँ, और ये आउटपुट मिला यानी सिस्टम ने वर्क करा, तो दिस विल बी पॉजिटिव। तो दो प्रोसेस वर्क, जो वर्क में देखोगे तो ये हीट इंजन जो है ये क्या कर सकता है? हीट वर्क ले भी सकता है और वर्क प्रोड्यूस भी कर सकता है। लेकिन इसको इंजन होने के लिए, हीट इंजन बोलने के लिए क्या होना चाहिए? दिस W आउटपुट मस्ट बी ग्रेटर देन व्हाट? W इनपुट। तभी ये क्या आएगा? ग्रेटर देन 0 आएगा, और ग्रेटर देन 0 आएगा तब इससे कुछ बचा खुचा जो वर्क होगा उसको तुम यूज कर पाओगे। तो ये जो भी वर्क इनपुट या वर्क आउटपुट देने का प्रोसेस होगा ना, वो कौन सा प्रोसेस होगा? एडियाबेटिक प्रोसेस होगा। अब इस इंजन के बारे में ये भी एक सबसे बड़ा दिक्कत है कि ये ऐसा प्रोसेस इंक्लूड कर रहा है। एक तो आइसोथर्मल प्रोसेस है, और दूसरा जो प्रोसेस आ रहा है वर्क वाला प्रोसेस, वो कैसा हो गया? एडियाबेटिक प्रोसेस है। और आइसोथर्मल प्रोसेस जो होता है ना, वो बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है। आइसोथर्मल प्रोसेस कैसा होता है? स्लो प्रोसेस होता है। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, नाम सुने हो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस का? ऐसा प्रोसेस जो बहुत ही स्लो हो, ठीक है, और उसका हर एक जो स्टेट है वो इक्विलिब्रियम हो। वो एनसीईआरटी में देखोगे तो एक स्टेप दिया हुआ है कि एक पिस्टन पे बहुत सारा स्टोन रखे हैं, बारी बारी से एक एक स्टोन उठा करके रखते हैं। तो जो टेम्परेचर होता है उसको इतना सफिशिएंट टाइम मिलता है कि वो क्या करे? कांस्टेंट रहे। ठीक है, तो जो भी तुम्हारा आइसोथर्मल प्रोसेस है वो कैसा प्रोसेस होता है? बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है।
और जो एडियाबेटिक प्रोसेस होता है ये बहुत ही फास्ट होता है। अब इसको फास्ट क्यों रखना होता है? फास्ट इसलिए रखते हैं ताकि सिस्टम को टाइम ही ना मिले कि वो सराउंडिंग से इंटरेक्शन करके हीट को एक्सेप्ट या रिलीज कर सके, क्योंकि अगर हीट एक्सेप्ट या रिलीज करता है तो एडियाबेटिक प्रोसेस नहीं होगा। इसलिए हम क्या करते हैं, ये एडियाबेटिक प्रोसेस को बहुत ही फास्ट रखते हैं। आ रही बात समझ में? तो इंजन में देखो कुछ ऐसा स्टेप है जो बहुत ही स्लो है और कुछ ऐसा स्टेप है जो क्या है, बहुत ही फास्ट है। इसलिए भी एक तरीके से ये सिस्टम पॉसिबल नहीं है या हीट इंजन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इट इंक्लूड्स आइसोथर्मल एडियाबेटिक प्रोसेस, जिसमें एक प्रोसेस बहुत ही फास्ट होता है, दूसरा प्रोसेस बहुत ही स्लो होता है, और जिसके चलते ये कार्नोट साइकिल बनाना इम्पॉसिबल है। ठीक है। अब अगर इसको पीवी प्लॉट पे रिप्रेजेंट कर रहे हो, पीवी डायग्राम पे रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो क्या क्या होगा तुम्हारे पास? पहला चीज तो साइकिल होना चाहिए, यानी सिस्टम जहां से शुरू होगा वहां पे खत्म भी होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, इट इंक्लूड्स फोर प्रोसेस। इट इंक्लूड्स फोर प्रोसेस। जो भी तुम्हारा साइकिल है कितना प्रोसेस रहेगा उसमें? 4 प्रोसेस होगा। इट इंक्लूड्स 4 प्रोसेस। पहला मिलेगा ना आइसोथर्मल हीट एडिशन, यानी पहले हमने क्या करा, आइसोथर्मली हीट ऐड किया। आइसोथर्मल हीट एडिशन करने का क्या मतलब है? हाँ, नेक्स्ट प्रोसेस होता नंबर 2 होगा एडियाबेटिक एक्सपेंशन। एडियाबेटिक सिस्टम में जो भी गैस होगा वो क्या करेगा, एक्सपैंड होगा, और जब एक्सपैंड होता है तो वर्क क्या होता है, पॉजिटिव, यानी ये वर्क आउटपुट है। यहीं से तुमको क्या मिलेगा, ये तुम्हारा वर्क आउटपुट है, या इसको वर्क, हाँ ऐसे देख सकते हो। थर्ड जो प्रोसेस है वो होता है आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन। इधर से इसको क्यू इन लिख सकते हो, और हीट रिजेक्शन, दिस इज योर क्यू आउट। और इसमें एक चौथा प्रोसेस भी होता है जो होता है एडियाबेटिक कंप्रेशन, और इसमें हीट इनपुट करना होता है तुमको, क्योंकि जब सिस्टम को कंप्रेस करोगे तो क्या करना पड़ेगा। ये 4 प्रोसेस मिलके क्या बनाएगा, कार्नोट साइकिल बनाएगा, और उसी साइकिल पे कौन काम करेगा, कार्नोट इंजन या कार्नोट हीट इंजन काम करेगा। और चूंकि ये साइकिल है तो अगेन डेल्टा यू की बात नहीं करेंगे, क्योंकि जहां से चला वहीं पे आ गया, तो टेम्परेचर में चेंज कुछ होगा नहीं, इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर सेम हो गया, तो फिर तुम्हें क्या नहीं दिखेगा, डेल्टा यू नहीं दिखेगा, वो 0 होगा। अगर पीवी डायग्राम देखते हैं, पीवी डायग्राम में क्या होता है, पहले क्या करोगे, हीट ऐड करोगे, लेकिन हीट एडिशन का जो प्रोसेस है वो कैसा है, आइसोथर्मल। तो ए से स्टार्ट कर रहे हैं, हीट ऐड करा, ये आइसोथर्मल प्रोसेस है तुम्हारा, ए से बी गया। ए का जो टेम्परेचर था कितना होगा, ए पे मान लो टेम्परेचर है T1, और बी पे जो टेम्परेचर होगा वो भी कितना होगा, T1 ही होगा। क्यों, क्योंकि जो प्रोसेस है वो कैसा है, आइसोथर्मल प्रोसेस है। नेक्स्ट बी से सी जाएंगे, लेकिन प्रोसेस कैसा फॉलो करेंगे, एडियाबेटिक प्रोसेस फॉलो करेंगे, क्योंकि अभी गैस एक्सपेंड होगा और वो वर्क परफॉर्म करेगा। ये जो प्रोसेस है कहां से कहां तक, बी से सी तक, ये एडियाबेटिक प्रोसेस है। अभी टेम्परेचर चेंज होगा, और ये हो जाएगा कहा,
T2 हो जाएगा, यानी C पे जो टेम्परेचर होगा कितना होगा, T2 होगा। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा इसका, नेक्स्ट प्रोसेस है हीट रिजेक्शन। हीट जब रिजेक्ट करोगे, सी से कहा गया डी। हीट जब रिजेक्ट करेंगे टेम्परेचर चेंज होगा या वही रहेगा, टेम्परेचर क्या रहेगा, वही रहेगा, क्योंकि प्रोसेस का नाम क्या है, आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन। पीछे गया। अब नेक्स्ट जो प्रोसेस होगा, ये जो प्रोसेस है डी से ए जाने तक, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एडियाबेटिक कंप्रेशन। क्योंकि अभी वॉल्यूम देखो क्या हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा। तो ये चारों प्रोसेस मिलके क्या बनेगा, दिस योर प्रोसेस नंबर 1 जो ऊपर लिखा हुआ है, ये 1 है। ये वाला प्रोसेस क्या है, 2 है। इधर जो प्रोसेस है 3, और ये जो प्रोसेस है 4। अब इसके अंदर इस ग्राफ के अंदर का जो एरिया होगा वो क्या दे देगा, नेट वर्क डन। साइकिल में जो भी नेट वर्क डन हो रहा है वो कहां से मिलेगा, इस ग्राफ के एरिया से मिलेगा। ठीक है, ये जो प्रोसेस है यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो, हीट को सप्लाई कर रहे हो। यहां तुमने क्या करा, देखो हीट एडिशन प्रोसेस, हीट सप्लाई करा। बी से सी जो है, यहां से तुमको क्या मिल रहा है, वर्क आउटपुट मिल रहा है। अब ये जो प्रोसेस है, यहां से हीट रिजेक्ट हुआ, रिजेक्ट होकर के सिस्टम से कहा गया बाहर। यहां से हीट बाहर से सिस्टम में आ रहा है, अगेन सिस्टम से अब बाहर जाएगा, इसको क्या बोलते हैं, हीट रिजेक्शन। और ये जो प्रोसेस है, इसमें तुम क्या कर रहे हो, सिस्टम को हीट प्रोवाइड कर रहे हो, सॉरी वर्क प्रोवाइड कर रहे हो, दैट इज डब्ल्यू इन। और ये चीज खाली किसके लिए यूज कर रहे हैं, कार्नोट के लिए। ऐसा नहीं कि एग्जाम में कोई और साइकिल आ गया तो समझ लेंगे सर ए से बी जो होगा वो खाली क्या होगा, हीट सप्लाई ही होगा, या बी से सी वर्क आउटपुट ही मिलेगा, ऐसा नहीं सोचेंगे। ये बस पर्टिकुलरली किसके लिए बात कर रहा है, कार्नोट साइकिल के लिए बात कर रहे हैं। कार्नोट साइकिल में ए से बी, प्रोसेस 1 हीट सप्लाई या हीट एडिशन प्रोसेस, वर्क आउटपुट, फिर हीट रिजेक्शन, और फिर वर्क इनपुट। ये चारों प्रोसेस मिलके क्या बनाएगा, कार्नोट साइकिल बनाएगा। ठीक है, और अगर इस सिस्टम का इफिशियंसी का बात करोगे, जो भी सिस्टम है, अगर बोला जाए कि व्हाट विल बी द इफिशियंसी ऑफ दिस सिस्टम, कैसे पता चलेगा, एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल, यानी जो भी फॉर्मूला आएगा वो बस किसके लिए यूज करेंगे, कार्नोट इंजन या कार्नोट साइकिल के लिए यूज करेंगे। ऐसा नहीं कि कहीं भी यूज कर लिया है। जो एक्चुअल फॉर्मूला था इफिशियंसी का वो क्या है, डब्ल्यू नेट डिवाइडेड बाई नेट क्यू इन। ठीक है ना, यही फॉर्मूला है तुम्हारा। डेफिनेशन क्या कहता है, जो नेट वर्क डन तुमको मिला वो डिवाइडेड बाई जो तुमने हीट सप्लाई करा, हीट कितना सप्लाई हुआ, ये वर्क नेट कितना मिलेगा तुमको, डब्ल्यू आउट माइनस डब्ल्यू इन मिलेगा। ठीक है, नेट वर्कपुट जो नेट वर्क डन जो होगा ना बाय द सिस्टम, इट विल बी आउटपुट माइनस दिस इनपुट। ठीक है ना, और ये क्यू इन क्या है, क्यू इन इधर है। अगेन अगर यहां पे देखोगे तो क्यू नेट को हम क्या लिख सकते हैं, क्यू नेट कैन बी रिटन एज क्यू इन माइनस क्यू आउट। डब्ल्यू नेट को ऐसे लिख सकते हैं,
डब्ल्यू नेट बाय एनर्जी कंजर्वेशन, जो भी वर्क डन होता है इन साइक्लिक प्रोसेस, वर्क डन किसके बराबर होगा? हाँ, उसका फॉर्मूला लिखा हुआ है कि कोई भी अगर हीट इंजन है तुम्हारे पास, कोई भी हीट इंजन, वो ऐसा नहीं था कि मैंने ऊपर लिखा हुआ था कार्नोट हीट इंजन, यहां से इन आ रहा था क्यू इन, इधर से क्या हो रहा था? आउट जा रहा था, यहां से डब्ल्यू नेट मिल रहा था। दिस डब्ल्यू नेट कैन बी डब्ल्यू आउट माइनस डब्ल्यू इन। आ रही बात समझ में? अगर ये कार्नोट साइकिल होगा तो ये दोनों सोचना पड़ेगा, लेकिन यहां जो देखोगे क्यू इन बराबर किसके था? डब्ल्यू नेट डब्ल्यू आउट के बराबर, पहले ही डेफिनेशन वो लिखा हुआ है। तो उस डेफिनेशन को यूज करके इस तरीके का लिख सकते हो, क्यू इन माइनस क्यू आउट डिवाइडेड बाई क्यू इन, ऐसा लिख सकते हैं। अब ऐसा करने पे क्या होता है ना, अलग से हमें वर्क कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। एफिशिएंसी निकालने के लिए अगर ऐसा लिख दोगे तो वर्क नेट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, वर्क कैलकुलेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस। बी और सी के बीच में वर्क आउटपुट आएगा, डी और ए के बीच में वर्कआउट इनपुट आएगा, दोनों को ऐड करोगे डब्ल्यू नेट निकल जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, हम इसको ऐसे कन्वर्ट कर रहे हैं ताकि हम बस हीट इनपुट और हीट रिजेक्शन निकाल ले तो हमारा काम बन जाए। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस क्यू, क्या लिखोगे? क्यू आउट क्यू इन, लिख सकते हो ऐसा। 1 माइनस, अब कितना हीट रिलीज हुआ, ये तो ऑनलाइन वालों को दिख ही नहीं रहा होगा, एक मिनट रुक जाओ। अरे ये क्यों उल्टी कर रहा है? क्या हो जाएगा? 1 माइनस क्यू आउट डिवाइडेड बाई क्यू इन। तो अब तुम्हारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस है। आइसोथर्मल प्रोसेस में अगर तुम्हें बोला जाए कितना हीट सप्लाई हुआ और कितना हीट रिजेक्ट हुआ तो कैसे निकालोगे? निकाल पाओगे? आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए अगर तुमसे बोला जाए क्या करो, क्यू का फॉर्मूला, क्यू का फॉर्मूला क्या? क्यू इक्वल्स टू एन सी डेल्टा टी। तो डेल्टा टी तो जीरो है, तो फिर यहाँ आउटपुट और इनपुट जो भी एनर्जी जो हीट सप्लाई कर रहे हो वो कैसे निकलेगा? नहीं निकलेगा। अब इसके लिए क्या होता है ना, एक छोटा सा फॉर्मूला यूज करते हैं, और वो फॉर्मूला क्या बोलता है, यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है तुम्हारा, टेम्परेचर कांस्टेंट है, बस इसी के डेरिवेशन के लिए बता रहे हैं। होता क्या है कि जो Q होता है वो बराबर होता है टी डी एस के, ये पढ़े होगे तुमने, डी क्यू इज इक्वल टू टी डेल्टा एस, केमिस्ट्री में नहीं पढ़े हो पहले? अभी यहाँ का छोड़ो, बाद में कभी नहीं देखे हो ये फॉर्मूला, देखे हो ना? तो डी क्यू जो होता है वो कितने के बराबर होगा? टी डी एस के बराबर होगा। तो यहां से Q अगर निकालोगे तो इट विल बी टी एस टू माइनस एस वन, ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो इन इन हुआ है, हीट इन हुआ, वो कौन से टेम्परेचर पे हुआ? टेम्परेचर 1 पे हुआ है। और हीट आउट जो हुआ वो कौन से टेम्परेचर पे हुआ? T2 S2 माइनस S1। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि अगर टीएस डायग्राम प्लॉट करते हो किसके लिए? कार्नोट साइकिल के लिए, जो डायग्राम आता है वो कुछ इस तरीके का आता है, ये T1 और ये तुम्हारा T2। इधर क्या हुआ? Q इन, और इधर क्या हुआ? Q आउट। ये तुम्हारा S2 है और ये तुम्हारा S1 है। ठीक है, ये बस प्रूव करने के लिए यूज कर रहे हैं। अब यहां से Q इन निकालोगे ना तो Q इन आएगा, ये पूरा एरिया, ये पूरा एरिया क्या दे देगा तुमको? Q इन दे देगा। तो Q इन ये हो गया तुम्हारा टेम्परेचर T1। अब ये क्या है तुम्हारा? रेक्टेंगल है, तो टेम्परेचर ये लेंथ और ये विड्थ, लेंथ कितना है? T1 के बराबर है, विड्थ कितने के बराबर है? S2 माइनस S1, S2 माइनस ये S2 माइनस S1 ये विड्थ। अगर दूसरे के लिए देखो Q आउट, आउट कौन से प्रोसेस में हो रहा है? यहां से, यानी ये जो तुम्हारा ये जो एरिया आएगा नीचे वाला, ठीक है, डबल शेडेड एरिया जो आएगा वो Q आउटपुट देगा। सो Q आउटपुट ये वाला एरिया से मिलेगा, और ये एरिया का लेंथ कितना है? T2, डिस्टेंस कितना है? S2 माइनस S1, तो यहां लिख देंगे। और इसीलिए एक चीज तुमको बताया था कि अगर टीएस डायग्राम दिया हुआ है तो टीएस डायग्राम में जो एरिया इनक्लोज होता है साइकिल के अंदर, जो एरिया इनक्लोज होता है साइकिल के अंदर, वो क्या देता है?
क्यू नेट देता है। क्या देगा वो तुमको? क्यू नेट, और क्यू नोट इंक्लूड्स क्यू इन माइनस क्यू आउट। ठीक है, जैसे पीवी डायग्राम पे क्या देता है? एरिया इंक्लोज वर्क नेट, नेट वर्क डन बाय द सिस्टम। वैसे ही टीएस डायग्राम पे कितना हीट इंटरेक्शन हुआ, हीट तुमने जो सप्लाई करा उसमें से कुछ हीट रिजेक्ट हो गया, वो चीज पता करना है कितना हीट इंटरेक्शन हुआ, कितना नेट हीट इन्वॉल्व हुआ पूरे साइकिल में, तो वो कहां से मिलेगा? यहां से मिल जाएगा। तो ये चीज इधर पुट करोगे ना, तो ये क्यू आउट और क्यू इन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? टेम्परेचर में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा एस वाला टर्म क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों के लिए सेम ही है। सो यहाँ से एफिशिएंसी का नॉट साइकिल के लिए कितनी हो जाएगी? एन जो होगा एफिशिएंसी, इट विल बी 1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई T1, जहां T2 किसका टेम्परेचर है? सिंक का टेम्परेचर है, क्योंकि उसको हीट रिजेक्ट हो रहा होता है, जिस टेम्परेचर पे हीट रिजेक्ट हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? सिंक। और T1 क्या है तुम्हारा? सोर्स का टेम्परेचर है। और भी बहुत सारे तरीके हैं इस चीज को डिराइव करने के लिए, लेकिन मैंने थोड़ा सा उसको आउट ऑफ सिलेबस जाके डिराइव करा, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना। अलग से डब्ल्यू नेट निकाल कर के भी कर सकते हो, और क्यू इनक्लोज निकाल के भी कर सकते हो। अगर तुमसे बोल दिया जाता है क्यू इनक्लोज निकालना ही है, तो कैसे निकालते हैं? अगर तुमसे बोल देता क्वेश्चन में कि बता दो क्यू इनक्लोज कितना होगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? अरे जब आइसोथर्मल प्रोसेस होता है तो हीट जो होता है वो किसके बराबर होता है? उस प्रोसेस में जो वर्क डन होता है उसके बराबर। तो वर्क वाला फॉर्मूला यूज कर लो, वही किसके बराबर होगा? क्यू के फॉर्मूला होगा। वर्क का फॉर्मूला होता है क्या? के एल एन वी आई वी एफ बाई वी आई। ठीक है, या फिर इसको प्रेशर में चेंज करते हैं तो पी आई बाई, और के क्या हो सकता है? एनआरटी, या पी वन वी वन, या फिर पी टू वी टू। तो इस फॉर्मूला से तुम क्यू इनक्लोज निकाल सकते हो, कौन से कहां तक चेंज हो रहा है उससे रिगार्डिंग। और अगर तुमसे बोला जाए डब्ल्यू नेट निकालने का, तो डब्ल्यू नेट क्या होगा? क्यू डब्ल्यू इन माइनस डब्ल्यू आउट। अब ये जो डब्ल्यू इन हो रहा है, ये कौन से प्रोसेस के लिए हो रहा है? इसके लिए हम कौन सा प्रोसेस यूज कर रहे हैं? एडियाबेटिक प्रोसेस। तो एडियाबेटिक प्रोसेस से वर्क डन निकाल सकते हो, वैसे एडियाबेटिक प्रोसेस पे वर्क आउटपुट जो निकाल सकते हो वो आएगा। इन दोनों का डिफरेंस जो होगा कितने के बराबर होगा? वर्क नेट के बराबर। तो यहाँ से इस रेशियो को यूज करके भी तुम ये फॉर्मूला प्रूव कर सकते हो, लेकिन वैसा यूज कर नहीं रहे। नेक्स्ट लिखेंगे। जरूरी नहीं कि कोई भी साइकिल ले दिया तो फिर एफिशिएंसी का यही फॉर्मूला यूज करेंगे। ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे? एफिशिएंसी जब किसका निकालना होगा? कार्नोट साइकिल का। जब भी कार्नोट साइकिल क्वेश्चन में आए तभी ये फॉर्मूला यूज करेंगे, 1 माइनस T2 बाई T1, जिसमें T2 की जो वैल्यू है इट इज लेस देन T1। ठीक है, अगर कोई और साइकिल ले दिया और पूछ रहा है तुमसे एफिशिएंसी निकालने का, तो फॉर्मूला क्या है? वर्क नेट डिवाइडेड बाई क्यू इन, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। और डब्ल्यू नेट दो तरीके से निकाल सकते हो, या तो डब्ल्यू नेट निकालने का ये फॉर्मूला यूज करो, डब्ल्यू इन माइनस डब्ल्यू आउट, या फिर डब्ल्यू नेट निकालने का एक और फॉर्मूला है क्यू इन माइनस क्यू आउट। ये दोनों फॉर्मूला तुमको क्या दे देगा? डब्ल्यू नेट दे देगा और क्यू इन। तो डिपेंड करेगा, जैसे सवाल अगर देगा तो उसमें बता के रखेगा ना कि जो हीट इंक्लूड कर रहे हैं या जो हीट ऐड कर रहे हैं वो कौन से प्रोसेस पे कर रहे हैं, कांस्टेंट प्रेशर पे कर रहे हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम पे कर रहे हैं, या कांस्टेंट टेम्परेचर जैसे इसमें यूज हुआ, या फिर एडियाबेटिक
एडियाबेटिक तो हीट ऐड नहीं होगा, यानी 3 प्रोसेस तुमको दे करके रखेगा, प्रेशर वाला दे कर रखेगा, या फिर वॉल्यूम, या फिर टेम्परेचर कांस्टेंट। अब ऐसा नहीं है कि देखो कार्नोट साइकिल में ही अलग अलग प्रोसेस में अलग अलग काम हो रहा है, जैसे जिस प्रोसेस में हीट इंक्लूड हो रहा है उस प्रोसेस में वर्क नहीं हो रहा है। जो हीट एडिशन वाला प्रोसेस था उसमें हीट ऐड हो रहा है, वर्क नहीं हो रहा है, वर्क उसके अगले वाले प्रोसेस में हो रहा है। लेकिन मान लो अगर कोई दूसरा साइकिल दे दिया तो मे बी एक ही प्रोसेस में 2 काम हो सकता है, हीट ऐड भी हो सकता है, वर्क भी हो सकता है। ठीक है, अभी क्वेश्चन करेंगे उसके रिगार्डिंग, लेकिन उससे पहले रेफ्रिजरेटर पढ़ेंगे, लिखना। नेक्स्ट लिखो, कार्नोट रेफ्रिजरेटर, कार्नोट रेफ्रिजरेटर और हीट पंप, कार्नोट रेफ्रिजरेटर और हीट पंप। कार्नोट रेफ्रिजरेटर और हीट पंप। ठीक है, लिखना इसमें पहला पॉइंट लिखो, पहला पॉइंट लिखना, इट वर्क्स ऑन रिवर्स कार्नोट साइकिल, इट वर्क्स ऑन रिवर्स कार्नोट साइकिल। रिवर्स कार्नोट साइकिल कहने का मतलब है, पहले वाले केस में जब तुमने देखा था तो जो साइकिल आ रहा था उसका सेंस कैसा था, कुछ इस तरीके का क्लॉकवाइज था। रिवर्स कहने का मतलब है इसका अब सेंस कैसा हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। प्रोसेस सारा का सारा वही रहेगा, प्रोसेस 4 प्रोसेस हीट इंजन के लिए भी और 4 प्रोसेस रेफ्रिजरेटर या हीट पंप के लिए भी। लेकिन इधर क्या है, ये काम करता है किस पे, क्लॉकवाइज पे, जिसको प्रॉपर कार्नोट साइकिल बोलते हैं। जो रेफ्रिजरेटर या हीट पंप है वो किस पे काम करेगा, वो काम करेगा रिवर्स कार्नोट साइकिल पे। रिवर्स मतलब डायरेक्शन जो होगा वो क्या होगा, उल्टा होगा। ठीक है ना, यहां भी हीट रिजेक्शन प्रोसेस हो रहा होगा, हीट एडिशन प्रोसेस हो रहा होगा, वर्क इनपुट और वर्क आउटपुट हो रहा होगा, लेकिन प्रोसेस उल्टा चलेगा। आ रही बात समझ में। और जब भी उल्टा प्रोसेस चलता है तो वर्क नेट जो होगा यहाँ पे, दिस वर्क नेट विल बी लेस देन 0। वर्क डन क्या हो जाएगा तुम्हारा, नेगेटिव होगा। वर्क डन नेगेटिव होने का मतलब है अब तुम सिस्टम पे क्या कर रहे हो, ज्यादा काम कर रहे हो। पहले सिस्टम तुम पे काम कर रहा था क्योंकि पॉजिटिव आ रहा था, अभी क्या हो रहा है कि जो सिस्टम है तुम्हारा उस पे तुम जो वर्क कर रहे हो, दैट वर्क इज ग्रेटर देन वर्क प्रोड्यूस्ड बाय द सिस्टम। तभी ये साइकिल क्या आया तुम्हारा, एंटी क्लॉकवाइज, और उससे वर्क डन क्या आया, नेगेटिव आया। तो वर्क डन, अब इसमें तुमको वर्क प्रोवाइड करना पड़ रहा होगा, यानी ये किसके किसके बीच में काम करेगा, 2 टेम्परेचर T1 T2, जिसमें तुमको हीट सप्लाई करना होगा T2 से T1 में। T2 का लोअर टेम्परेचर है, T1 का क्या है, हायर टेम्परेचर है। ठीक है, तो लिखना, इसमें भी डायग्राम सेम टू सेम बनता है। जैसे ये तुम्हारा सोर्स है, या भी इधर टेम्परेचर T1, सोर्स सिंक कभी मत लिखना, बताएंगे कि, और इधर टेम्परेचर T2 है। कंडीशन अभी भी वही है, T1 इज ग्रेटर देन T2, लेकिन हीट फ्लो का जो डायरेक्शन है ये क्यों है, सप्लाई, ये जो क्यू है दिस इज क्यू रिजेक्टेड। ठीक है, तो या तो इसको रेफ्रिजरेटर बोलेंगे या फिर हीट पंप बोलेंगे। और रेफ्रिजरेटर और हीट पंप के लिए तुमको वर्क देना पड़ता है, यानी डब्ल्यू नेट जो होगा वो क्या होगा, इस बार उसका साइन भी देख लो, अंदर की तरफ हो गया, क्योंकि अभी टेम्परेचर यहां से हीट ले रहे हैं जिसका जो पहले से ही कम है, और ये जो हीट पंप है इस हीट को रिजेक्ट कहाँ कर रहा है, बाहर कर रहा है। तो ये 2 तरीके से हो सकता है, समझना। ये जो T1 है ना, ये जो T1 है ये तुम्हारा हो सकता है मे बी केबिन ऑफ योर फ्रिज। ये T1 जो है ये कहा हो सकता है, फ्रिज का जो केबिन है। ठीक है, और सॉरी ये रूम हो सकता है, क्योंकि इसमें हीट क्या कर रहे हो, दे रहे हो। हीट रिजेक्ट कहाँ हो रहा है, रूम में होता है। जो भी तुम्हारा फ्रिज होता है ना वो कहाँ से हीट रेफ्रिजरेटर से निकाल के कहाँ फेंकता है, रूम में फेंकता है। तो ये तुम्हारा रूम हो गया, और ये तुम्हारा केबिन हो गया रेफ्रिजरेटर का। और रेफ्रिजरेटर का जो केबिन होता है उसका टेम्परेचर कम होता है, वहां से फिर भी हम हीट निकाल निकाल के कहाँ फेंकते हैं, रूम में फेंकते हैं।
तो ये कैसा काम करेगा? रेफ्रिजरेटर में। हीट पंप में क्या होता है? ये तुम्हारा रूम होगा और ये जो है T2 ये तुम्हारा सराउंडिंग होगा, ठीक है ना। अब ये केबिन नहीं रहेगा, क्या रहेगा? सराउंडिंग रहेगा, क्योंकि हीट पंप कहाँ लगेगा? विंडो पे लगा करके रखेंगे, तो बाहर से हीट लेकर के किधर फेंकेगा? रूम में फेंकेगा। अभी भी जो एनर्जी का इक्वेशन होगा क्या होगा? सेम होगा। जो पहले एनर्जी का इक्वेशन था सेम टू सेम। फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या लिख सकते हो? जल्दी से डायग्राम ड्रॉ कर लो। होता है ना। एसी के साथ भी ऐसा ही होगा। ये जहाँ एसी, जहाँ इसका डक्ट होगा बाहर हवा फेंकने का, वहां जाके खड़ा खड़ा होना, गरम गरम फील होगा। या जिस रूम में भी क्या रखा होगा? फ्रिज रखा होगा, वो रूम गर्म होता है, ठीक है। होता है ऐसा। तो इंजन बोल कहाँ रहे हैं उसको? तभी तो रेफ्रिजरेटर बोल रहे हैं। नहीं तो इंजन ही बोलते हैं। रेफ्रिजरेटर, अरे वो जो वर्ड, वो जो चीज है ना, उसको फ्रिज बोलते हैं। और रेफ्रिजरेटर कौन सा वर्ड है? साइंटिफिक वर्ड है। लेकिन आजकल रेफ्रिजरेटर और फ्रिज एक ही हो गया। हाँ, नेक्स्ट क्या है तुम्हारा? हाँ, इसमें देखो, अगर तुम्हें फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी देखोगे, सेम वही इक्वेशन होगा, लेकिन इसमें इस बार क्या हो जाएगा? ये दोनों मिल करके सप्लाई और नेट मिल करके क्या बना रहे हैं? यानी डब्ल्यू नेट प्लस क्यू सप्लाई जो होगा, ये किसके बराबर है? क्यू रिजेक्टेड के बराबर है। अब ये जो क्यू रिजेक्टेड है, एक जगह यूज होता है और एक जगह बिना काम का होता है। हीट पंप में, हीट पंप के केस में ये जो क्यू रिजेक्टेड होगा ये यूज होगा। जब हीट पंप है, तो जो हीट पंप करके तुम्हारे रूम में आ रहा है ना, वो रूम को गर्म कर रहा है और तुम वही तो चाहते हो। तो ये एक बार तुम्हें चाहिए और एक बार नहीं चाहिए। कब नहीं चाहिए? रेफ्रिजरेटर के केस में, क्योंकि रेफ्रिजरेटर के केस में जो हीट रिजेक्ट हो गया वो कहाँ रिजेक्ट होगा? रूम में। और रेफ्रिजरेटर के केस में ये जो हीट बाहर आ रहा है इसका यूज होता है, क्योंकि ये जो हीट है रेफ्रिजरेटर केबिन से बाहर आ रहा है, जिसके चलते ये कूलिंग प्रोसेस हो रहा है। तो यहाँ पे कूलिंग प्रोसेस होगा, यहाँ पे क्या होगा? हीटिंग प्रोसेस होगा। ये तुम्हारा कूलिंग, ये कूल कर होगा, यहाँ पे कूलिंग होगा और इधर क्या होगा? हीटिंग होगा। अब जब हीट हीट पंप होता है तो हमें ये चाहिए, और जब रेफ्रिजरेटर होता है तो क्या चाहिए? ये वाला चाहिए। हो गया। अब यहाँ पे एफिशिएंसी देखेंगे। अब यहाँ पे होगा क्या कि एफिशिएंसी चेक नहीं करते हैं, एक टर्म होता है जिसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। क्या यूज करेंगे? कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? सीओपी बोलते हैं। तो अगर कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस देखोगे, इसका डेफिनेशन होता है रेशियो ऑफ डिजायर्ड इफेक्ट टू वर्क इनपुट। रेशियो ऑफ डिजायर्ड इफेक्ट टू वर्क इनपुट, जो तुम्हारा इफेक्ट है। क्योंकि डिजायर तुम्हारा दो तरीके का हो सकता है, एक बार हीटिंग हो सकता है और दूसरी बार कूलिंग हो सकता है। हीट पंप होगा तो हीटिंग होगा तुम्हारा डिजायर, और अगर रेफ्रिजरेटर होगा तो तुम्हारा डिजायर क्या है? कूलिंग है, ठीक है। तो हमें मतलब किससे होता है? डिजायर्ड इफेक्ट से। और डिजायर्ड इफेक्ट का रेशियो किसके साथ? वर्क इनपुट, जो तुमने वर्क दिया उसको। वर्क कितना दे रहे हो? डब्ल्यू नेट। सो अगर यहाँ पे देखोगे, सो अगर सीओपी की बात करें जाए, सीओपी ऑफ हीट पंप या फिर रेफ्रिजरेटर, किसी का भी यूज कर सकते हैं, होगा क्या? डिजायर्ड इफेक्ट
बाई डब्ल्यू नेट, ये फॉर्मूला। अब इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, मतलब अलग अलग कर देंगे हीट पंप के लिए और रेफ्रिजरेटर के लिए। तो अगर तुम्हारे पास रेफ्रिजरेटर, सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर देखोगे, सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर में तुम्हारा डिजायर्ड इफेक्ट क्या है? क्यू सप्लाई। ठीक है, क्योंकि क्यू सप्लाई से ही क्या हो रहा है, कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा था। ठीक है ना, क्यू सप्लाई डिवाइडेड बाई क्या होगा, डब्ल्यू नेट। आ रही बात समझ में? क्यू सप्लाई क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि ये हीट जो है ना, ये हीट जब चैम्बर से बाहर निकलेगा तभी क्या होगा, कूलिंग होगा। और हमें चाहिए क्या, रेफ्रिजरेशन का काम ही क्या होता है, कूलिंग करना। ये जो हीट आ रहा है ना T2 से, लोअर टेम्परेचर से, लोअर टेम्परेचर से जो भी हीट आ रहा है, सप्लाई हो रहा है कहाँ पे, वही सप्लाई हो रहा है रेफ्रिजरेटर को, और रेफ्रिजरेटर उसको पंप आउट करके बाहर फेंक रहा है। तो इस केस में जो क्यू सप्लाई है, दैट इज योर डिजायर्ड इफेक्ट। ये तुम्हारा क्या है, डिजायर्ड इफेक्ट है। और डब्ल्यू नेट को क्या लिख सकते हो, वहां से देख लो, क्यू सप्लाई डिवाइडेड बाई क्यू रिजेक्टेड माइनस क्यू सप्लाई। और अभी जस्ट हमने देखा, इसको टेम्परेचर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जो तुम्हारा सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेशन होगा, इट विल बी, हीट सप्लाई जो हो रहा है वो कहां से हो रहा है, लोअर टेम्परेचर या हायर टेम्परेचर से, लोअर टेम्परेचर से। तो यहाँ रिप्रेजेंट करोगे किससे, T2 से, क्योंकि अगेन वो एस वाला टर्म है, वो आएगा डेल्टा डेल्टा एस, सब जगह से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो T2 डिवाइडेड बाई, रिजेक्ट कहाँ हो रहा है, तो T1 माइनस T2, ये तुमको क्या दे देगा, सीओपी देगा। और इसका जो वैल्यू होगा ना, इट इज ग्रेटर देन 1। सीओपी जो होता है वो क्या आता है, 1 से ज्यादा आता है, इसलिए इसको आप इफिशियंसी नहीं बोल सकते, क्योंकि एफिशिएंसी की वैल्यू हमेशा क्या आती है, 1 से कम आती है। तो इस टर्म को अलग से डिफाइन करना पड़ा, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बोलते हैं। और कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस किस केस में यूज होगा, हीट पंप या फिर रेफ्रिजरेटर के केस में। कंडीशन क्या है तुम्हारा, हमेशा ये चीज याद रखेंगे कि T2 इज क्या है, लेस देन T1। तो रेफ्रिजरेटर के केस में ये फॉर्मूला यूज करेंगे जब भी उसका सीओपी निकालने का बोलेगा। तो अगर हीट पंप होता तो, हाँ इस बार जरूरत किसका है, हाँ जो मतलब हीट पंप और वर्क मिल करके दोनों आ रहा है, एक सप्लाई हो रहा है और उसमें वर्क इनपुट कर रहे हो, दोनों मिल करके किसको मिलेगा, हायर टेम्परेचर को जाएगा। ठीक है, क्योंकि तुम हीट कर रहे हो और उसमें हीट और सप्लाई कर रहे हो ताकि रूम गर्म रहे हमेशा के लिए। तो अभी इफेक्ट में कौन आएगा, जो डिजायर्ड इफेक्ट होगा तुम्हारा क्या होगा, जो रिजेक्टेड हीट है वो होगा। ठीक है ना, जो भी तुम्हारा रिजेक्टेड हीट है वो अभी तुम्हारा डिजायर्ड इफेक्ट है। मतलब सीओपी ऑफ हीट पंप अगर देखोगे, सीओपी ऑफ हीट पंप डिजायर्ड इफेक्ट में तुम्हारा क्या है, क्यू रिजेक्टेड डिवाइडेड बाई अगेन डब्ल्यू नेट, और क्यू रिजेक्टेड डिवाइडेड बाई डब्ल्यू नेट को उस फॉर्म में लिख सकते हो, माइनस क्यू सप्लाई। तो यहां से सीओपी जो होगा हीट पंप का, अगर टेम्परेचर के टर्म में लिखोगे तो कितना आएगा, हाँ अभी जो टेम्परेचर हो गया, ऊपर कौन सा टेम्परेचर आएगा, हाइयर टेम्परेचर T1, नीचे T1 माइनस T2। तो हीट पंप के केस में ऊपर हाइयर टेम्परेचर आ रहा है, और सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर केस में ऊपर कौन सा टेम्परेचर आ रहा है, लोअर टेम्परेचर आ रहा है। समझ में आ रहा है?
तो बस तुम्हें करना क्या है ना, अगर सीओपी से रिलेटेड क्वेश्चन होगा और मान लो रेफ्रिजरेशन का पूछ रहा होगा, तो दो टेम्परेचर दिया होगा तुमको, दो टेम्परेचर देगा ना, तो दोनों टेम्परेचर का डिफरेंस नीचे आ रहा है, भले वो केल्विन में हो डिग्री सेल्सियस में कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि नीचे डेल्टा टी है, इसको केल्विन में रखो सेल्सियस या डिग्री सेल्सियस में रखो, उसको फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क किसको पड़ेगा, ऊपर वाले टर्म को। और ये ऊपर वाला टेम्परेचर जो है हमेशा क्या होना चाहिए, केल्विन में होना चाहिए, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। उधर भी जब सीओपी, जब एफिशिएंसी निकाल रहे थे किसका, कार्नोट का, तो जो टेम्परेचर वहां पे रखेंगे वो किस फॉर्म में रखेंगे, एब्सोल्यूट फॉर्म में रखेंगे, केल्विन में रखेंगे हमेशा। कभी भी ये जो सिंगल टेम्परेचर है इसको मत रख देना किसमें, डिग्री सेल्सियस में मत रखना। डेल्टा टी को रख सकते हो, नीचे डेल्टा टी वाला टर्म है, इधर भी डेल्टा टी वाला टर्म है, इसको रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऊपर वाला जो टेम्परेचर होगा क्या होगा, हमेशा केल्विन में होगा। तो अगर रेफ्रिजरेटर का पूछ रहा होगा तो ऊपर क्या आएगा, लोअर टेम्परेचर डिवाइडेड बाई डिफरेंस, और अगर पंप का पूछ रहा होगा तो हायर टेम्परेचर डिवाइडेड बाई, ठीक है। इसमें अगर 1 ऐड करते हो, इस वाले इक्वेशन में अगर 1 ऐड करोगे तो इसके बराबर आ जाएगा, जैसे इसमें 1 ऐड करोगे तो किसके बराबर आ जाएगा, तो ये एक यहां से नोट लिख सकते हो। नोट क्या है तुम्हारा, सीओपी ऑफ हीट पंप इज इक्वल टू 1 प्लस सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर। ये नोट नंबर 1 है तुम्हारा। क्या इसको एफिशिएंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं किसी तरीके से, अगर एफिशिएंसी में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करोगे, अगर बोला जाए रेफ्रिजरेटर का हीट सीओपी दे दिया, तो अगर इसी साइकिल पे एक ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि एक रेफ्रिजरेटर है, उसी साइकिल पे एक हीट पंप, हीट इंजन काम कर रहा है, तो अगर सीओपी रेफ्रिजरेटर का दिया है तो हीट पंप का एफिशिएंसी निकालो, ये सॉरी हीट इंजन का एफिशिएंसी निकालो, निकाल सकते हो। इसको चेंज कर लो, अगर इसको क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे किस टर्म से, या इसको चेंज कर दे, एफिशिएंसी एक बार रिकॉल कर रहे थे, एफिशिएंसी होता क्या, एफिशिएंसी होता है 1 माइनस T2 बाई T1, इसको थोड़ा सा अरेंज करोगे तो T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई T1, जो किस फॉर्म में आ रहा है, इस फॉर्म में आ रहा है। यानी जो सीओपी ऑफ हीट पंप है ये 1 बाई एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन है, जब देख रहे हो ना, ये जो टर्म है इसी का उल्टा कर दोगे तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा, तो इस टर्म में लिख सकते हो। या फिर अगर तुमसे बोला जाए ये दूसरा इक्वेशन, तो अगर एफिशिएंसी देके हीट पंप से रिलेशन पूछ रहा है तो इस तरीके का यूज करेंगे। हो गया, चलो एक और छोटा सा टॉपिक बचा, उसके बाद ये खत्म, हटा दे इसको, लिखना फ्री एक्सपेंशन, फ्री एक्सपेंशन। अब फ्री एक्सपेंशन में होता क्या है, जैसे एक बॉक्स है, इस बॉक्स में 2 चैम्बर है, एक चैम्बर में गैस भरा हुआ और दूसरा चैम्बर क्या है, खाली है, यानी ये वैक्यूम है। अब अगर इस ये जो भी पार्टीशन है इसको हटाओगे तो क्या होगा, गैस एक्सपैंड होगा, तो इस एक्सपेंशन प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फ्री एक्सपेंशन बोल रहे हैं। मतलब जो गैस एक्सपैंड हो रहा है ना, उसको कोई एक्सटर्नली रोकने वाला नहीं है, वो फ्रीली एक्सपैंड हो रहा है। क्यों, क्योंकि एक दूसरा जो रीजन था उसमें क्या था,
वैक्यूम था। अगर इधर भी कोई गैस होता है ना तब इसको फ्री एक्सपेंशन नहीं बोलते हैं। आ रही बात समझ में? तो चैम्बर है या फिर एक ऐसा रूम है जिसमें तुम क्या कर रहे हो, इसका पूरा हवा निकाल दिए और इसमें एक बलून रख करके उसको क्या कर दिए, ब्लास्ट कर दिए। तो अगेन इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, फ्री एक्सपेंशन बोलेंगे। तो एक्सपेंशन अगेंस्ट वैक्यूम इज नोन एज व्हाट, फ्री एक्सपेंशन। तो लिखना एक्सपेंशन ऑफ ए गैस, expansion of a gas against vacuum, expansion of a gas against vacuum is known as free expansion, is known as free expansion, is known as free expansion। और चूंकि वैक्यूम था तो वर्क डन कितना होगा, फ्री एक्सपेंशन की केस में वर्क डन कितना होगा, कुछ नहीं, क्योंकि गैस जो हो रहा है वो फ्रीली एक्सपेंड हो रहा है। वर्क किसके अगेंस्ट में करता, वर्क वैक्यूम के अगेंस्ट में, और वैक्यूम का प्रेशर कितना होता है, तो अगर प्रेशर जीरो होगा तो वर्क डन कितना हो जाएगा, कोई वर्क ही नहीं होगा, मतलब फ्री एक्सपेंशन में कोई वर्क नहीं होगा। सो वर्क डन कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट बात करते हैं क्या टेम्परेचर चेंज होगा। अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा होगा तो इंटरनल एनर्जी चेंज होगा, और टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो फिर इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगा। अब टेम्परेचर चेंज होगा कि नहीं होगा वो डिपेंड करता है टाइप ऑफ गैस पे। अगर तुम्हारा आइडियल गैस है तो टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। अगर तुम्हारे पास कैसा गैस है, आइडियल गैस है, तो टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। गैस एक्सपेंड हो गया, कुछ देर बाद इक्विलिब्रियम अचीव होगा। मान लो यहाँ का टेम्परेचर T1 था, अभी का टेम्परेचर कितना था, T1 था, तुमने इसको खींचा, तो जब खींचोगे ना, फ्री एक्सपेंशन जब हो रहा होगा, ये जब गैस एक्सपेंड हो रहा होगा तो इसका टेम्परेचर क्या है, मे बी ग्रेटर देन लेस देन हो सकता है, उससे मतलब नहीं है। जब एक बार इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा ना, यानी सारे जो मॉलिक्यूल्स है इक्विलिब्रियम में आ गया, शांत हो गए सब, तो अगेन टेम्परेचर देखोगे तो इस चैम्बर में पूरे गैस का टेम्परेचर कितना होगा, T1 ही होगा। लेकिन कंडीशन क्या है, गैस कैसा होना चाहिए, आइडियल गैस होना चाहिए। यानी आइडियल गैस है तो टेम्परेचर सेम है। टेम्परेचर सेम कहने का मतलब जो फाइनल और इनिशियल प्रोसेस है, जो मतलब इनिशियल कंडीशन और फाइनल कंडीशन में जो टेम्परेचर वो क्या हो गया, सेम रह गया, यानी इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं होगा। तो लिख लो नेक्स्ट क्या, फॉर आइडियल गैस, आइडियल गैस के लिए देखोगे डेल्टा यू इज 0। डेल्टा यू 0 मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, यानी ये कैसा प्रोसेस होगा, आइसोथर्मल बोल सकते हो। अब आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया, साथ ही साथ फ्री एक्सपेंशन जो होता है बहुत ही फास्ट प्रोसेस होता है। खींचो, सेकंड नहीं लगेगा, क्या हो गया, सारा प्रोसेस हो गया, जो भी चीजें होनी थी चेंज होने थे हो गया। मतलब ये इतना फास्ट होगा ना कि सिस्टम को सराउंडिंग से इंटरेक्ट करने का टाइम ही नहीं मिलेगा। और जब इंटरेक्ट नहीं करेगा तो ये ना तो सिस्टम को हीट, सिस्टम सराउंडिंग को हीट देगा, ना सराउंडिंग सिस्टम को हीट दे देगा, क्योंकि बहुत ही फास्ट प्रोसेस है। फास्ट प्रोसेस है, इसका मतलब हीट इंटरेक्शन कितना हो गया, 0। क्योंकि देख लो वर्क डन 0 है, ये 0 है, तो हीट इंटरेक्शन का टाइम ही नहीं मिला। तो इसलिए आइडियल गैस के लिए जो डेल्टा क्यू है ये भी कितना हो गया, 0 हो गया। यानी इसको क्या बोल सकते हो, एडियाबेटिक प्रोसेस बोल सकते हो। एडियाबेटिक प्रोसेस हो गया तुम्हारा। और अगर आइडियल रियल गैस है तो, रियल गैस अगर होगा तो रियल गैस में क्या होता है, इंटरेक्शन होता है दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, और जैसे ही एक्सपेंशन होगा तो दो मॉलिक्यूल के बीच का जो गैप है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। और उसके चलते क्या होगा ना, जो भी सिस्टम का जो इंटरनल एनर्जी है वो क्या होगा, सिस्टम का इंटरनल एनर्जी क्या होगा, घट जाएगा। ठीक है, क्योंकि कुछ जो एनर्जी है वो कहाँ यूज हो गया, गैस को एक्सपेंड करने में। पहले जो दो मॉलिक्यूल के बीच में था उनके बीच में फोर्स ही नहीं लग रहा था, तो हमें कोई वर्क डन नहीं करना पड़ रहा था एक्सपेंशन के बेसिस पे। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि अभी गैस जब एक्सपेंड हुआ तो वर्क डन तो कोई कुछ नहीं हो रहा है, वैक्यूम वर्क डन नहीं कर रहा है, लेकिन तुम्हें वर्क की जरूरत है। वर्क की जरूरत है क्या करने में, इंटरमोलिकुलर स्पेस बढ़ाने में। तो अगर वो इंटरमोलिकुलर स्पेस बढ़ाओगे तो वो वर्क कहां से आएगा,
इंटरनल एनर्जी से खिंच जाएगा, यानी इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा, गैस का खर्च हो जाएगा क्या करने में, गैस को एक्सपेंड करने में। अगर इंटरनल एनर्जी घट रहा है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कूलिंग प्रोसेस बोलेंगे। गैस क्या हो जाएगा, उसका टेम्परेचर रिड्यूस हो जाएगा, और टेम्परेचर रिड्यूस हुआ तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, कूलिंग प्रोसेस बोलेंगे। नेक्स्ट चीज की बात करेंगे, क्या हीट इंटरैक्शन का टाइम मिलेगा, अभी हीट इंटरैक्शन का टाइम अभी भी नहीं मिलेगा, भले वो गैस रियल हो या फिर आइडियल हो। डेल्टा क्यू तुम्हारा क्या होगा, जीरो ही होगा, क्योंकि इतना फास्ट प्रोसेस है कि अगेन सिस्टम और सराउंडिंग दोनों एक दूसरे को इतना टाइम नहीं मिलेगा कि इंटरैक्ट करके हीट ट्रांसफर कर सके बाहर या हीट अंदर आ सके। तो इसलिए और तो यहाँ पे कंक्लूजन में लिख सकते हो, कंक्लूजन क्या आएगा कि फ्री एक्सपेंशन फॉर आइडियल गैस होगा, क्या आइसोथर्मल भी हो सकता है एंड एडियाबेटिक भी हो सकता है, दोनों प्रोसेस होगा। फॉर रियल गैस क्या लिखोगे, रियल गैस के लिए यू जो होगा इट विल डिक्रीज, मींस टेम्परेचर जो होगा ये क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो अगर इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज होगा, और अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, कूलिंग बोलेंगे। और अगेन बाहर से कोई हीट इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, डेल्टा क्यू अभी भी क्या है तुम्हारा, तो एडियाबेटिक है। और एडियाबेटिक प्रोसेस अगर है तो यहाँ से कंक्लूजन क्या आएगा, इसको क्या बोलते हैं, एडियाबेटिक कूलिंग। चलो इसी के साथ तुम्हारा ये चैप्टर खत्म हो गया, कुछ सवाल करेंगे। मॉड्यूल कैरी करते हो सब लोग, बोलना पड़ेगा क्वेश्चन, मॉड्यूल लाए हो, नहीं लाए हो, जल्दी से कोई मॉड्यूल का पेज नंबर 169 का फोटो भेज के ग्रुप ग्रुप में ये भेजो, खींच के ग्रुप में भेजो, पेज नंबर 169। है तुम्हारे किसी के पास नहीं है, अरे जल्दी इसका फोटो खींचो भेजो ग्रुप। हो गया, डाल दो ग्रुप में। 11 क्वेश्चन है इसमें, कितना टाइम बचा हुआ है, 15 मिनट टाइम बचा हुआ है, काफी है, जल्दी करो। फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to 11 सारे आसान आसान क्वेश्चन है।
हो गया? क्या हुआ? क्या हो गया? किसमें दिक्कत आ रहा है तुमको? एफ, ये वाला पॉइंट इधर एक्सिस से सटा हुआ, दो जगह एफ दे दिया है क्या? ए बी सी किधर है? ए बी सी डी, छोड़ दो फिर उसको। वो 5 है। इतना टाइम लगने वाला क्वेश्चन है क्या? चलो सॉल्व करते हैं। किसी ने करा पूरा 11? नहीं पहुंच पाए 11 तक? पहला क्वेश्चन हो गया सबसे? पहले क्वेश्चन में करना क्या है, जो भी काइनेटिक एनर्जी मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी में। और फिर काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रहा है? हीट में कन्वर्ट हो रहा है। यानी पोटेंशियल एनर्जी जो होगा mgh, उसको किसके बराबर कर देंगे? mc डेल्टा टी के। और तुमसे पूछ क्या रहा है? डेल्टा टी पूछ रहा है, तो डेल्टा टी कितना हो जाएगा? gh बाई सी। ठीक है, मास मास कैंसिल आउट हो जाएगा, मास से कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, दोनों तरफ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो g का वैल्यू पुट कर दो, h का वैल्यू पुट कर दो, और वाट 84 दिया हुआ है। 9.8 इंटू 84 डिवाइडेड बाई सी कितना यूज करोगे? हाँ
अरे भाई पहले तो ये तुम्हारा जूल में है, तो नीचे वाले को किस में पुट करोगे? जूल में पुट करेंगे। तो जब जूल में पुट करोगे तो कितना होगा? 4.2। हाँ तो उधर 2 कर देना, हाफ ऑफ द, हाँ इधर 2 होगा 1/2, तो इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर 10 लेकर के करोगे कितना होगा? आंसर कितना दिया? अच्छा सारा ऑप्शन छोटा छोटा है। वाटरफॉल फ्रॉम हाइट इतना मीटर, अज्यूम half of the kinetic energy falling water converted to heat, the rise in the temperature. 4.2 किलो जूल होता है यार ये। हाँ ये 4 into 2 अब हो गई 4.2 किलो जूल होता है। अब उसको कन्वर्ट करोगे जूल में तो वो 00 दिखेगा। दूसरा वाला क्या कह रहा है? हाँ इसको कैलकुलेट करोगे हो जाएगा। दूसरा वाला क्या कर रहा है? लीड बुलेट है, कितना टेम्परेचर है? 27 डिग्री सेल्सियस पे, और एक ऑब्स्टेकल से टकरा रहा है, मेल्ट हो जा रहा है। अब यहाँ पे क्या हो रहा होगा? पहले तो टेम्परेचर राइज करेगा, 27 से कहा जाएगा 27 जाएगा, और इसी टेम्परेचर पे फिर क्या होगा? मेल्ट होगा। तो अब दो चीजें इंक्लूड होंगी, यहां से एक Q1 आएगा, और Q1 की जो वैल्यू होगी कितनी होगी? MC डेल्टा T। Q2 आएगा जो होगा M इंटू L। ये जो वैल्यू है MC डेल्टा T प्लस ML बराबर किसके होना चाहिए? 0.25 ऑफ 1/2 mv स्क्वायर। क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कितना परसेंट कन्वर्ट हो रहा है? बस 25% ही कन्वर्ट हो रहा है। 25% ऑफ हीट इज ऑब्जर्व्ड बाय द ऑब्स्टेकल। तो अगर 25, तो इसका 25 ऑब्जर्व होकर के पूरा क्या हो गया? सिस्टम मेल्ट हो गया। तो यहां से मास तो फिर कैंसिल आउट हो जाएगा। वेलोसिटी निकालना है, सी का वैल्यू तुमको क्वेश्चन में दिया, और डेल्टा टी यहां से निकाल लो, पुट कर लो। तीसरा नंबर किसी ने करा? थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन 3 होगा, क्योंकि इधर से देख सकते हो मास क्या हो जा रहा है तुम्हारा? कैंसिल आउट हो जा रहा है। क्योंकि अगेन हाफ mv स्क्वायर जो होगा किसके बराबर होगा? m। तो मास कुछ भी हो उससे फर्क पड़ ही नहीं रहा, क्योंकि मास क्या हो जा रहा है? कैंसिल आउट हो जा रहा है। तो जो चेंज होगा टेम्परेचर में वो क्या होगा? सेम होगा डेल्टा टी से। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 kg मास फॉल्स फ्रॉम अ हाइट इतना द होल ऑफ द इवेंट। ये तो पहला क्वेश्चन ही है। जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें डेल्टा टी का वैल्यू पुट कर दोगे, कितना कैलोरी कन्वर्ट होगा वही आ जाएगा सीधे। पहले उसको कन्वर्ट, जो भी एनर्जी है मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट किस में करना है? कैलोरी में कन्वर्ट करना है। तो mgh को डिवाइड किससे कर दोगे? 4.2 से डिवाइड कर दोगे। नेक्स्ट है अगेन ये भी जो क्वेश्चन है उसके प्रीवियस वाले के बराबर है। तो ऊपर वाले जो 5 क्वेश्चन है, ऊपर वाले 6 क्वेश्चन, ये सब सेम ही का सेम है। अगर एक हो जाएगा दूसरा भी हो जाएगा, तीसरा भी हो जाएगा। 1 से 6 सेम टू सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात करते हैं सेवेंथ का। सेवेंथ में क्या दिया हुआ है? कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, तो वर्क डन 0। 8 वाले केस में क्या है? कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, तो इट विल बी 2v माइनस v, यानी v इंटू पी, pv पहला आंसर। 9th में क्या है तुम्हारा? 9th में वर्क डन निकालना है। वर्क डन निकालने का मतलब एरिया अंडर द ग्राफ, यानी जो ग्राफ है और जो वॉल्यूम एक्सिस है उसके बीच का एरिया। जो शेप बनेगा वो कैसा बनेगा? ट्रेपेजियम। जो भी शेप बनेगा ना वो किस तरीके का बनेगा? शेप ये बनता ऐसा, यही एरिया तुमको निकालना है। और ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है? अगर ये हाइट तुमको पता है, ये तुम्हारा लेंथ L1 है और ये लेंथ कितना है? L2 है, तो ट्रेपेजियम का एरिया कितना होता है? 1/2 इंटू L1 प्लस L2 इंटू H। सारा वैल्यू दिया हुआ है, पुट कर दो। 10th में पूछ रहा है an ideal gas transformed from state this to this through path AB. In the process, work done by the gas is given as।
जो भी वर्क डन किया गया है वो कैसे मिलेगा, किसके किसके बीच का एरिया मिलेगा? ऑप्शन 3 क्या कह रहा है? ए बी, प्रोसेस ए से बी है तो ए से बी प्रोसेस है, ये साइक्लिक प्रोसेस थोड़े है। जो प्रोसेस होगा वो होगा ए बी सी डी, हाँ ए बी सी डी जी। सी जो है वो तुम्हारा मिसिंग है, सी जो है इधर से होना चाहिए, जो वॉल्यूम एक्सिस है वहां पे एक पॉइंट सी है, मतलब कुछ इस तरीके का। हाँ ऐसा ये तुम्हारा ग्राफ है। अब एरिया कैसे निकलेगा? ये पूरा एरिया, अब इस एरिया में ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो इसके बीच का ये चाहिए तुमको। ये पूरा क्या रिप्रेजेंट करेगा? वर्क डन देगा फॉर विच प्रोसेस? ए से बी जाने का प्रोसेस। है कोई? ए बी सी डी ए, ऑप्शन 1। 11 में क्या कह रहा है? An ideal monoatomic gas is taken round a cyclic ABCD is shown in the figure. The work done during the cycle. अब इसमें तो ये बहुत ही आसान है। विड्थ कितना है तुम्हारा? विड्थ P के बराबर है और लेंथ कितना है? V के बराबर, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, P इंटू V, वर्क डन हो गया। ठीक है, चलो तो मॉड्यूल करना थर्मोडायनेमिक्स का, आसान आसान क्वेश्चन हो जाएगा, या जो डाउट है वो पूछ लेना मेरे से। एक्सरसाइज 1 करना है और प्रीवियस ईयर करना है, मतलब 3A और एक्सरसाइज 1 करना है। चलो नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे हीट ट्रांसफर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।